बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट हमारी जो डिस्कशन एंड हुई है वो कॉबवेब थ्योरी पर हुई है। कॉबवेब थ्योरी के बारे में एक एग्रीकल्चर थ्योरी है जिसमें जो फार्मर होता है, जो डिसीजंस ले रहा होता है, ये पिछले साल की प्राइस के ऊपर डिसीजंस ले रहा होता है। इसके कुछ अजम्पशंस भी थी, वो देख लीजिएगा। अगर उसमें प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लास्ट में कॉबवेब थ्योरी के केस में दो केसेस इसके रह गए थे, एक कन्वर्जेंट केस और एक डाइवर्जेंट केस। कन्वर्जेंट केस और डाइवर्जेंट केस क्या है? हमारे डिसीजंस बदल जाएंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट केस के अकॉर्डिंग। यानी कि जो हम डिसीजन ले रहे थे कन्वर्जेंट में वो कुछ और होता है, डाइवर्जेंट में कुछ और होता है। कन्वर्जेंट केस क्या? अगर मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड मोर इलास्टिक है तो देखते हैं कि कन्वर्जेंट केस क्या कहता है। अगर मार्केट में सप्लाई मोर इलास्टिक है तो डाइवर्जेंट केस इंप्लीमेंट होता है। अब यहां से जो एग्जामिनर सवाल पूछेगा ना एमसीक्यू की हद तक, वो मैक्सिमम ज़बानी कलामी ही पूछेगा, जिस तरह से मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं। यानी कि वो ये कहेगा कि कन्वर्जेंट केस में डिमांड मोर इलास्टिक या सप्लाई मोर इलास्टिक। व्हाट वुड यू से? डिमांड मोर इलास्टिक। फिर वो ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि सप्लाई मोर इलास्टिक कॉबवेब की किस थ्योरी में होता है, डाइवर्जेंट केस में या कन्वर्जेंट केस में? आप क्या कहेंगे? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक बस यही चार एमसीक्यूज बन सकते हैं। कन्वर्जेंट में डिमांड मोर इलास्टिक और डिमांड मोर इलास्टिक कन्वर्जेंट का केस है। डाइवर्जेंट में सप्लाई मोर इलास्टिक और सप्लाई मोर इलास्टिक डाइवर्जेंट का केस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस टॉपिक क्लोज हो चुका। इससे ज्यादा एग्जामिनर पूछेगा नहीं आपसे। अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या कॉबवेब थ्योरी में? यहां पे डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपने रास्ते से हट जाना। यानी कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूंगा डाइवर्जेंट में वो एनालिसिस बदल जाएगा, बहुत ज्यादा वाला। जैसा कि अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हो और वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वहां पे बोर्ड लगा था डाइवर्जेंट। अब डाइवर्ज हो जाए, रास्ता तब्दील कर ले, क्योंकि अगर रास्ता नहीं है तो जो डाइवर्जेंट होता है वो नॉर्मली हमें अपने रास्ते से थोड़ा सा हटा देता है, डिट्रैक्ट कर देता है। ठीक है। तो डाइवर्जेंट में ऐसा ही होगा। अगर सप्लाई मोर इलास्टिक हो गई तो थोड़ा सा कॉबवेब थ्योरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। और कन्वर्जेंट केस में हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। जो हम डिसीजन लेना चाह रहे होंगे कन्वर्जेंट के केस में वो जल्दी मिल जाएगा हमें। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ज्यादा हमें अच्छी समझ लग जाएगी कन्वर्जेंट का मतलब क्या और डाइवर्जेंट का मतलब क्या। क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड मोर इलास्टिक है। सप्लाई के बारे में वो साइलेंट है, तो सप्लाई विल बी यूनिट इलास्टिक। सप्लाई को हम नहीं चेंज करने वाले, तो सप्लाई हम ये यूनिट इलास्टिक की बनाएंगे। डिमांड क्या? मोर इलास्टिक। दिस इज द मोर इलास्टिक डिमांड। ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो ये वाला हमारे पास जो केस बन गया कन्वर्जेंट बन गया। मिसाल के तौर पर अगर एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाना चाहूं जो कि कॉन्सेप्ट से हटकर है, ऑब्वियस बात है, लेकिन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का कंसेप्ट समझ लग जाएगा उससे। मिसाल के तौर पर ये इक्विलिब्रियम, असल में हमने इस इक्विलिब्रियम तक आना होता है ना। ये इक्विलिब्रियम मान लें, क्योंकि वेब है, ये इक्विलिब्रियम जहां पर है यहां पे मकड़ी का जाल है, ये मकड़ी का घर है, उसे यहां तक पहुंचना। और मिसाल के तौर पर मकड़ी जो है अपने घर से दूर निकल चुकी है, अब उसने घर तक पहुंचना है। अगर कन्वर्जेंट केस होगा उसको घर पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसीजंस मेकिंग जो भी हो रहे होंगे वो एक्यूरेट हो रहे होंगे और जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर दिस इज दी मकड़ी। मकड़ी की टांगे कितनी है? ओ 10 नहीं होती, 7 या 8 होती होंगी। 7 नहीं, 8 होती, 8 होती। ओ भाई 8 होती है। 1 2 3 4 5 6
7, 8। देखें, अपनी अपनी मकड़ियां किताबों में बना लीजिएगा, फिलहाल इस वाली मकड़ी से गुजारा कर ले। दिस इज दी मकड़ी, तो जो कि ये मकड़ी वैसे मैंने जूम किया हुआ है, असल में वो ये है, ठीक है जी। तो आपको पता है कि कॉबवेब थ्योरी में हमने सप्लाई को कम किया था, तो सप्लाई यहां पे थी ना, और आस्ता आस्ता ये वेब बन रहा था, याद है आपको? ये ऐसे वेब बन रहा था, कॉबवेब थ्योरी में। लेकिन अगर कन्वर्जेंट केस है, अगर मोर इलास्टिक डिमांड का केस है, तो देखिएगा हम बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मकड़ी फिलहाल घर से दूर आ गई, घर पहुंचना उसने, शाम का वक्त हो गया, तो यहां पर आए। अब जब वेब बनने वाला है, ठीक है जी, अम्मा अब्बा ने कहा टाइम से आ जाना, वो टाइम से आ गए, क्या ख्याल है, खेलते कूदते। डाइवर्जेंट केस चेक कीजिएगा, आप जो मर्जी कोशिश कर लें, मकड़ी विल नेवर रीच एट होम, जो मर्जी कोशिश कर लें। डाइवर्जेंट के केस में मकड़ी नहीं घर आने वाला, ठीक है जी, हॉस्टल वाली मकड़ी चेक कीजिएगा। फिलहाल स्पेस कम है, तो घर छोटा से बनना है। सप्लाई मोर इलास्टिक बनानी है, तो डिमांड साइलेंट है, इसका मतलब डिमांड यूनिट है। फिर सप्लाई मोर इलास्टिक, सप्लाई दिस इज मोर इलास्टिक, सप्लाई मोर इलास्टिक है, ठीक है, कम चल जाएगा हमारा। और दिस इज डिमांड यूनिट इलास्टिक, अब ठीक है जी। डिमांड यूनिट इलास्टिक, सप्लाई मोर इलास्टिक, एंड दिस इज मकड़ीज होम, दिस इज मकड़ीज होम स्वीट होम, ठीक है जी। और मकड़ी, शरारती मकड़ी घर से दूर आ गई, ठीक है जी। अब जब घर जाने का इरादा हुआ, यानी कि अपनी मंजिल पर पहुंचने का इरादा हुआ, तो मकड़ी ने सफर तय किया, कोई नहीं, सप्लाई नहीं आ गया। इसका मतलब अगर सप्लाई मोर इलास्टिक है, तो जो डिसीजंस हो रहे होंगे वो एक्यूरेट नहीं हो रहे। तो हमने कहा यार सप्लाई नहीं, हमने कहा चलें ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, कुछ ना कुछ तो वेब बने ना, क्योंकि वेब बनेगा तो कॉबवेब थ्योरी मुकम्मल होगी। अब डाइवर्जेंट में हम डाइवर्ट होते जा रहे हैं, हम डिसीजंस पकड़ ही नहीं पा रहे। यहां पर आए, सप्लाई कोई नहीं आ गया, ठीक है। यहां पर आगे, ठीक है, ये आगे। अब रुकिएगा प्लीज, अब मैं ऊपर वाले सारे रिश्ते रेस कर रहा हूं, जरा चेक कीजिएगा। अब यहां से घर वापस आना था, वो वर्क निकल गई। तो डाइवर्जेंट के केस में हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने वाले नहीं हैं। इसका मतलब इन केस ऑफ डाइवर्जेंट, जैसे सप्लाई मोर इलास्टिक होगी, तो एग्रीकल्चर के डिसीजंस लेना और मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 1, 2, 3, 4 बातें, कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट इज बफर स्टॉक स्कीम। परपेचुअल जो है वो नॉर्मल ग्राफ था, जो मैंने कल ग्राफ बनाया जिसमें यूनिट डिमांड यूनिट सप्लाई थी। वो जो केस था वो परपेचुअल का था, जिसमें ये देखें एग्जैक्ट वेब बन रहा था, वो परपेचुअल केस होता। डायग्राम इरेज कर दूं? चलें जी जनाब, नेक्स्ट कंसेप्ट इज बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक स्कीम है क्या, मुझे ये बताएं। प्राइसेस इनस्टेबल कब होती हैं? जब डिमांड और सप्लाई
जब डिमांड और सप्लाई इनइलास्टिक, सप्लाई भी इनइलास्टिक, डिमांड भी इनइलास्टिक, प्राइसेस अनस्टेबल ज्यादा होंगे। इनस्टेबल प्राइसेस अच्छी होती हैं या स्टेबल प्राइसेस अच्छी होती हैं? स्टेबल प्राइसेस अच्छी होती हैं। मिसाल के तौर पर जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनका प्राइसेस के ऊपर इतना कंट्रोल होता है, वो कई अरसा प्राइस इंक्रीज ही नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर 2009 से पहले, 2009 से पहले और 2000 में 190 में, हत्ता के 80s में भी जो सऊदी अरब में कोक और पेप्सी का कैन मिला करता था, 1 रियाल का मिला करता था, 1 रियाल का। कम से कम 20-30 साल इस प्राइसेस के ऊपर सेल करते रहे। इतना हैवी किस्म का प्राइस के ऊपर कंट्रोल था। उसके बाद 2009 में कोका कोला ने कहा कि भाई अब हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, हमारी मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट बढ़ रही है, तो अब हमें 1 रियाल पर एफोर्ड नहीं हो रहा, तो हमें प्राइसेस इंक्रीज करने दें। तो 2009 के बाद पहली मर्तबा कोक की प्राइसेस में इंक्रीज आया। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी का हाल है। जितनी प्राइसेस स्टेबल होंगी उतना डिसीजन लेना प्रोड्यूसर के लिए भी आसान होता है और कंज्यूमर के लिए भी आसान होता है। प्रोड्यूसर को पता है कि मुझे इस प्राइस पर मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है, इतना रेवेन्यू मैं फ्यूचर में इकट्ठा कर सकता हूं, मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है। लेकिन जब आज प्राइस कुछ और, कल कुछ और, ऑब्वियस बात है प्राइसेस चेंज होती रहेंगी, डिमांड्स के डिसीजंस बदलते रहेंगे, प्रोड्यूसर के डिसीजंस बदलते रहेंगे, तो इकोनॉमी में कभी भी स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आ पाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस इंस्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए कि ये इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाए, प्राइस के बारे में खदशात जो हैं, लोगों को जो डर हैं, और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर डरा रहता है कि मैं तो अच्छे प्राइस की उम्मीद लगा कर आता हूं, जब मार्केट में आता हूं पैसे कम मिलते हैं। इससे फार्मर डिसहार्ट हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, फिर कल को प्रोडक्शन ही कम कर देता है। तो फार्मर को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? बफर स्टॉक स्कीम का एक प्रोसेस जारी किया, जिससे किया क्या, हम प्राइसेस को स्टेबल रखेंगे। अब कैसे प्राइसेस को स्टेबल रखेंगे? लेट्स सी। मार्केट में सप्लाई, डिमांड, दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम, और ये मार्केट प्राइस है, P0 कह लेते हैं, और मार्केट क्वांटिटी होगी। ठीक है जी। अज्यूम करें कि ईयर 1 आया और ईयर 1 में सरप्लस होगी। ठीक है जी, गुड सरप्लस में आ गई, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो जैसे सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, दिस इज S1, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करके मार्केट में सप्लाई ज्यादा आई, मार्केट में चीजें ज्यादा है। जब मार्केट में चीजें ज्यादा होंगी तो ये देखें प्राइसेस डिक्रीज हो गई, यहां से यहां पर आ गई, चेक करें जरा, ये प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। मार्केट में सप्लाई के ज्यादा आने से प्राइसेस यहां से डाउन होना शुरू हो जाएंगी, ऐसी है। बस प्राइस और सप्लाई पे भी फोकस रखें। कह सकता हूं प्राइस चेंज हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं रही, तो होगा क्या? ये फिलहाल मार्केट में ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी Q0, और मार्केट में सप्लाई आने की वजह से ये मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई आ गई, ऐसी है। एक्स्ट्रा सप्लाई गवर्नमेंट करेगा क्या? गवर्नमेंट ये करेगी, ये जो मार्केट में एक्स्ट्रा स्टॉक आया, एक्स्ट्रा सप्लाई आई, गवर्नमेंट क्या करेगी? सारी की सारी ये जो एक्सेस सप्लाई है, ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, सारी मार्केट से एक्स्ट्रा स्टॉक खरीद लेगा। गवर्नमेंट will buy excess supply, गवर्नमेंट सारी एक्सेस सप्लाई खरीद लेगा। मार्केट में जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सेस सप्लाई आई वो सारी की सारी जब गवर्नमेंट खरीद लेगा तो ये सप्लाई कर्व क्या होगी? दोबारा वापस चले जाएगी। सप्लाई कर्व क्या करेगी? दोबारा वापस चल जाएगी। तो होगा क्या? ये सप्लाई दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगी। सप्लाई कम हो गई, ये स्टॉक गवर्नमेंट ने खरीद लिया, सप्लाई कम हो गई, जो सप्लाई इक्विलिब्रियम पर आ गई, ये दोबारा प्राइसेस इंक्रीज होकर दोबारा इस इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई।
प्राइस कम हुई, मार्केट में प्राइस इंस्टेबिलिटी आ रही थी, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा स्टॉक खरीद कर प्राइसेस को स्टेबल कर दिया। अब अगली बात ये कि यहां पे क्वेश्चन रेज होता है, सर ये तो अवाम की अच्छाई के लिए हो रहा था, इससे तो अवाम को फायदा होना था और अवाम को तो सस्ती चीज मिल जानी थी, अवाम को सस्ती चीज मिल जानी थी, पर प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा था, प्रोड्यूसर को प्राइसेस कम मिल रही थी। अगर प्रोड्यूसर को प्राइस कम मिलती, हो सकता है वो अगली बार कास्ट कम करता, तो ओवरऑल एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। ऑब्वियस बात है, हम जिंदगी में कभी भी सबका फायदा नहीं कर सकते, हो सकता है कि फायदा किसी का हो सकता है, उसी अमल से किसी का नुकसान हो रहा हो, तो कभी भी जिंदगी में सारे लोग खुश नहीं हो सकते। तो हमारा टारगेट क्या, मेजर लोग हमसे राजी हो जाए, ठीक है। तो जिन्होंने हसद करना वो करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट भी ये करती है कि ठीक है भाई, फार्मर को हम ज्यादा नाराज नहीं करते, अल्टीमेटली प्रोडक्शन फार्मर ने करनी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारा एक्सेस सप्लाई खरीद ली। हो सकता है अगली बार नेक्स्ट ईयर शॉर्टेज आ जाए किसी भी रीजन की वजह से, जैसे ही शॉर्टेज आएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होकर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी सप्लाई। दिस इज S2। अगले साल सप्लाई क्या हो गई, ये देखें, सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हो जाएगी, ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम यहां से यहां पे जाना चाहेगा, सही है, ये प्राइसेस इंक्रीज होना चाह रही होंगी। अब उस वक्त में गवर्नमेंट ने ये जो एक्सेस सप्लाई खरीदी होगी, अपने पास गोडाउन में स्टोर रखी होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये एक्सेस सप्लाई मार्केट में रिलीज कर देगी। तो जब गवर्नमेंट की तरह से मार्केट की शॉर्टेज पूरी हो गई, तो होगा क्या, मार्केट में ये जो सप्लाई कम हुई थी ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और मार्केट जो प्राइस जो इंक्रीज हो रही होगी वो डिक्रीज हो जाएंगी, अल्टीमेटली मार्केट दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या, बफर स्टॉक स्कीम के जरिए क्या किया, मार्केट की प्राइस को स्टेबल रखा। इससे फार्मर भी खुश हो जाएगा कि ठीक है यार, जो प्राइस हमने एक्सपेक्ट की थी वही मिल रही है, कंज्यूमर भी परेशान नहीं होगा। देखिए कंज्यूमर को तो पता चलना ना कि इस साल प्रोडक्शन कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, ये तो गवर्नमेंट जानता है, तो फार्मर जानता है, क्योंकि इकोनॉमी के रिकॉर्ड्स उनके पास होंगे, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक स्कीम के जरिए क्या किया, गवर्नमेंट इस केस में गवर्नमेंट रिलीज्ड द एक्सेस सप्लाई जो उसने गोडाउन में स्टोर की हुई थी, ठीक है। और हां, यहां पे एक ये मार्जिन भी आता है कि अगर अगले साल शॉर्टेज ना भी आया कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट के भाई ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई होगी, गवर्नमेंट इस एक्स्ट्रा सप्लाई को इंटरनेशनल मार्केट में बेच देगा, यानी कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट हो जाएगी, मुल्क की एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो फिर भी ओवरऑल फायदा होगा। और अगर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अगर पहले साल ही शॉर्टेज आ जाए, तो पहले साल ही अगर शॉर्टेज आ गया तो प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से यही प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी और खुद सारा बर्डन बेयर करेगी, ताकि इकोनॉमी में प्राइसेस अनस्टेबल ना हो। तो दिस इज बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक स्कीम के कुछ नुकसानात भी हैं, ऑब्वियस बात है, ये जो स्टॉक गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, इसके लिए जगह चाहिए होगी, स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, इसके लिए एडमिन स्टाफ रखना पड़ेगा, लोग रखने पड़ेंगे जो इसकी हिफाजत करें, इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कितना माल आ गया कितना चला गया, तो इसके लिए एक्सपेंसेस इंकर होंगे। और दूसरी बात ये, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंकर होगी। गवर्नमेंट ने जो पैसे बफर स्टॉक खरीदने में लगाने हैं, वो पैसा इकोनॉमी के किसी और प्रोजेक्ट में भी तो लग सकता है, हेल्थ में लग सकता है, एजुकेशन में लग सकता है, इंडस्ट्रीज में लग सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लग सकता है, लोगों की वेलफेयर में लग सकता है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंकर गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नजर मार लें, कोई क्वेश्चन पूछना उससे क्वेश्चन पूछ लें, फिर हम चैप्टर 4 में मूव करेंगे। टेम्परेरी तौर पर स्टॉक हो जाती है, लॉन्ग अरसे में नहीं होती ना,
एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, कल जो है चैप्टर 3 के जो एमसीक्यूज हैं आप किताब वाले वो पढ़ कर आइएगा सारे के सारे। तो 1 बाय 1 तो खैर नहीं, जो प्रॉब्लम आएगी जिनमें इंशाल्लाह उनमें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। शुरू में चैप्टर 3 के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, फिर हम चैप्टर 4 को अपना कंटिन्यू कर लेंगे। चलें जी, चैप्टर 4 पर आ जाए। नोट्स की जरूरत नहीं है हमें। चलो जी, पूरे 3 दिन बाद इंशाल्लाह, आज फाइनल हो चुकी है, आज पहुंच जाएगी, ठीक है जी। पहले भी मैं कह रहा था मेरे भाई, अभी भी मैं कह रहा हूं, परसों भी मैं ही कहूंगा। इसके अलावा कोई चाह रहा है तो बता दो, इसके अलावा कोई हल है तो मुझे बता दो। चले जी, नहीं भाई यहां पर आ जाओ। फिलहाल अगर चैप्टर 4 के अगर आपको नोट्स चाहिए तो चैप्टर 4 के नोट्स मैं रखवा दूंगा, वो मैं रखवा दूंगा, कल ले लीजिएगा, क्लास में आने से पहले वो क्लास ले लीजिएगा, ठीक है जी। 3 दिन में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। अगर 3 दिन में किताब ना आई तीसरे चौथे दिन, नहीं चल खैर 4 दिन का मुझे मार देने दे, फिर 4 दिन के बाद नहीं साथ हम क्लास ही नहीं रखेंगे। अच्छा जी, प्रोटेक्शन में जनाब चैप्टर 4 फर्म्स थ्योरी, चैप्टर 2 में हमने डिमांड सप्लाई मार्केट में बारे पढ़ा। चैप्टर 3 में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा और एग्रीकल्चर थ्योरी के बारे में पढ़ा। चैप्टर 4 फर्म्स थ्योरी, ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से अच्छे खासे लॉजिकल एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है जी। और हर एक एक कॉन्सेप्ट में से ढेर सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसका हर एक एक टॉपिक कीमती टॉपिक है। और चैप्टर 4 के बारे में ये भी बताता चलूं, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका मैं बता रहा हूं। उसका तरीका ये है, अब चैप्टर 4 पर देखें, जो चैप्टर 2 और 3 के साथ लोगों ने सलूक किया, अगर चैप्टर 4 के साथ भी आपका सलूक सेम रहा तो यकीन करिए आपको चैप्टर 4 उठा उठा के नीचे मारेगा। ये आपकी सोच है। तो हो सकता है एट द एंड आपको पूरी कंबो मारे और परफेक्ट जाए उसका, समझ रहे? तो अगर चैप्टर 4 अपने साथ साथ तैयार ना किया तो चैप्टर 4 आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। पूरी इकोनॉमिक्स एक तरफ है, चैप्टर 4 एक तरफ है। क्यों? देखें, डिमांड में एक कॉन्सेप्ट था, उस एक कॉन्सेप्ट से चेंज चल रही थी पूरी, ठीक है जी। सप्लाई में एक कॉन्सेप्ट था, सारे इस कॉन्सेप्ट उसी पैटर्न पर चल रहे थे। इस चैप्टर में हर एक चीज नई चीज होनी है, हर एक चीज नई चीज होनी है, हर एक चीज नई चीज होनी है, यानी कि चेंज चलनी नहीं है, चीजों का ताल्लुक इतना नहीं होना। अब करना क्या आप लोगों ने? अच्छा, ये खैर मैंने बहुत ज्यादा आपको डराया नहीं है कि इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, लेकिन इतनी तमहीद बांधने की सिर्फ ये जरूरत थी, ये चैप्टर भूलता बहुत जल्दी है। अब करना क्या आप लोगों ने, मैं जो पढ़ाऊंगा वो रोज जाके पढ़ेंगे और पीछे से दोबारा चैप्टर 4 स्टार्ट से रिवाइज किया करेंगे रोज। आज तो स्टार्ट करें ना, तो आज वाले ही पढ़ेंगे। कल वाले दिन जो पढ़ाऊंगा तो तुम्हारो जब घर जाके आप रिवाइज करेंगे वो करंट लेक्चर करेंगे और साथ आज वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब तक चैप्टर 4 एंड नहीं होता, अब रोज करंट वाला सबक तैयार करेंगे और चैप्टर 4 स्टार्ट से रिवाइज क्या करेंगे। फिर चैप्टर 4 इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं कहेगा, वरना आप जाने और चैप्टर 4 जाने, बीच में से ठीक है जी। तो ये मैंने पहले वार्न कर, देखें एक खतरनाक इलाका होता है तो पहले ही लिखा जाता है प्रिकॉशन, भाई इलाका खतरनाक है, जरा ध्यान से चलना। तो इंसान वैसे ध्यान से चलता, बचत हो जाती है।
समझ आ रही है? तो यहां से आप लोगों ने चैप्टर 4 को ध्यान से सीरियस होके पढ़ना है। ये चैप्टर 4 में याशी प्रोग्राम नहीं चलना, पहले बता रहा हूं। चलें जी, प्रोडक्शन फंक्शन पर आज इतना काफी है, वरना इससे ज्यादा आप लोगों ने डर जाना है। चैप्टर 4 प्रोडक्शन क्या है? हम सप्लाई पढ़ चुके कि चीजें मार्केट में बेचनी है, सप्लाई ज्यादा होगी प्राइस कम होती है। हमने ये पढ़ा ही नहीं ये चीजें बनती कैसे, हालांकि चीजें तो बेच चुकी हैं हम मार्केट में जाकर, समझ रहे? अब हम सीखेंगे कि चीजें बन कैसे रही होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे काम कर रहा होता है, और प्रोडक्शन गुड्स की कैसे हो रही होती है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? हम अपने इनपुट को, इस इनपुट को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम रिसोर्सेज कहते हैं। हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे? उसको प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? उसको प्रोसेस करेंगे। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? आउटपुट में। आउटपुट में हमें दो चीजें मिलती हैं आउटपुट में, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दुनिया जहां की सारी गुड्स आ जाएंगी और दुनिया जहां की सारी सर्विसेज आ जाएंगी। तो प्रोडक्शन क्या है? अगर हम इनपुट को इस्तेमाल करें, इनपुट का मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को इस्तेमाल करें, उनसे क्या करें? प्रोडक्शन करेंगे। उस प्रोडक्शन के नतीजे में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे। ये हमारे पास प्रोडक्शन होता है। ये सिंपल सा मॉडल है। क्या सिंपल वाला मॉडल समझ लग गया? इनपुट के बगैर भी प्रोडक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती है। प्रोडक्शन में हमारे पास दो तरह के फंक्शन हम पढ़ेंगे, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मुझे ये बताएं, हम शॉर्ट रन में कब होते हैं और लॉन्ग रन में कब होते हैं? मैंने बताया हुआ? जब मैंने टाइम और सप्लाई समझाया था तो शायद मैंने शॉर्ट रन तब बताया था और लॉन्ग रन में फर्क क्या। और असल फर्क ये मैं चैप्टर 2 में बता कर आया था। मुझे ये बताएं, हम शॉर्ट रन में कब होते हैं और लॉन्ग रन में कब होते हैं? ये हाल है आप लोगों का। और घर से निकले हुए कि हम सीए करेंगे जाकर और आए के आपके पेपर पास करेंगे। भाई यकीन इस तरह इंशाल्लाह काम नहीं करना। फिर तस्बीहां कर ले इंशाल्लाह की, फिर कल से क्लास में नहीं आना इंशाल्लाह की 1000 में तो तस्बीहां कर ले, क्या बता पेपर पास हो जाए। खाने वक्त भी इंशाल्लाह की तस्बीह कर लिया कर, इंशाल्लाह मेरा पेट भर जाएगा। अजीब मलंग लोग हैं आप लोग। भाई याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी अपनी सुन्नत से इनहराफ नहीं करते। वो सुन्नत क्या है? आप लोग खाने के लिए मेहनत करेंगे तो खाना आपके पास आना है, और जब खाना आ गया तो फर्दर खाने को एफर्ट करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, खाना खाएंगे तो ही पेट भरना है। खाना सामने रख के जितनी मर्जी दुआएं करते रहे, दुआओं से पेट नहीं भरने। अगर दुआओं से पेट भरने होते, दुआओं से मामला चला करते, इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह साहब हर चीज में कादिर, अल्लाह कर सकते हैं। पर अगर ये रूल अल्लाह रब्बुल इज्जत का होता तो लोग मेहनत ना करते, लोग सारे वज़ाइफ के ऊपर निकल पड़ते कि भाई क्या करना, सुबह गर्मी है, सर्दी है, घर से क्यों क्या बाहर निकलना, घर में बैठ के तस्बीहात करते हैं, इंशाल्लाह ताला सारा कुछ इधर ही आ जाना। इसकी मिसाल सुने, अगर दुआओं से मामला चलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कभी फाके ना होते। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे। भाई ये दुआओं का क्या वो, हाँ तो हजरत क्या वो दुआ खत्म तक ना आते? फिर भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक यहूदी के हाथ जॉब करते थे, कुएं से पानी भरते थे और उसके नतीजे में उनको कुछ खजूरें मिलती थी, वो खजूरें लेकर आते। क्या वो अल्लाह रब्बुल से दुआ करते, उनकी दुआएं कबूल ना होती?
क्या उन्होंने ये किया? नहीं। दुनिया मेहनत है, दुनिया अमल है। अगर ये मामला होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पेट में पत्थर ना बांधते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे पहाड़ को सोना बना देते। पता था कि मेरे बाद सारे एक जैसे नहीं होने हैं। तो ये तरगीब थी कि भाई दुआएं हक है, लाजमी है, मेहनत शर्त है। मेहनत क्या है? शर्त है। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या सल्लम खाने की कुछ नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसके लिए दुआ फरमा सकते थे कि ठीक है भाई जाएं, आपके घर इंशाअल्लाह ताला रिस्क पहुंच जाएगा, अल्लाह आपके रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। अगर वो दुआ करते अल्लाह रब्बुल इज्जत डेफिनेटली कबूल करते, पर नहीं, सारी कौम की तरबियत करनी थी। फरमाया घर में कुछ है, उनका हाँ सल्लम थोड़ा सा सामान है, कहा जाओ इसको बेच के आओ और जाके आयरन रॉड लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी का लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुल्हाड़ी बनाई और कहा जाओ जंगल में ले जाओ और दरख्त काटो और दरख्त काट काट कर बाजार में बेचो। उन्होंने तो इंशाल्लाह सिखाया, उन्होंने तो माशाल्लाह सिखाया, वजाइफ नहीं सिखाए। भाई ये वजाइफ कर लें, इंशाल्लाह रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई वजाइफ बताने वाला है? तो बताएं भी नहीं, क्योंकि सुन्नत है, हर एक नबी ने मेहनत की है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने बकरियां तक चराई हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक बकरियां चराई। अल्लाह से कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करने वाले थे, क्या उनको बकरियां चराने की जरूरत थी? नहीं। हर एक नबी ने दुनियावी एफर्ट की है, हर एक नबी ने किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम इंशाल्लाह से बन जाए। हाँ, इंशाल्लाह तब इफेक्टिव होगा जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, फिर रिजल्ट देना अल्लाह की जिम्मेदारी। मैं मेहनत नहीं करूंगा और मैं ये तवक्को लगा के बैठूंगा कि मेरे सारे मामला सारे सही हो जाएंगे, तो फिर हम बेवकूफ हैं, फिर हम बेवकूफ। अगर मामला दुआओं से चलते तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जंगें ना होती। सारे कादिर कौन है? सब कुछ करने वाली जात कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। क्या सारे के सारे सहाबा अंबिया इस्लाम मुसल्ले बैठ के अल्लाह से दुआ ना कर लेते? या अल्लाह वो काफिर की लश्कर आ रहा है, आपसे दुआ करते हैं आप खुद ही सारे मामला सेटल कर दे, हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह ने शहीद ना होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा शहीद ना होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद ना होते, जंग में सहाबा रजी अल्लाह ने कुर्बानियां ना देते, अगर इंशाल्लाह से काम इफेक्टिव होता तो। क्या उनको नहीं पता इंशाल्लाह से इफेक्टिव होता काम? अल्लाह सब कुछ करने वाले हैं, जंगें क्यों लड़ी हैं? समझ आ रही? कुछ समझा पा रहा हूं मैं? तो भाई हर एक चीज के लिए मेहनत जरूरी है। अगर इल्ला माशाअल्लाह से अगर दुआओं से काम चलता तो कौन हक के रास्ते पर है, कौन हम में मुनाफिक है, ये बाइफरगेट ही ना होता। जब लड़ने का वक्त आया और मुनाफिकीन को कहा गया आओ लड़ो, तो मुनाफिकीन ने कहा हम लड़ नहीं सकते हैं। साहबा ने कहा हम जान देने के लिए तैयार है। मुनाफिक और हक वाले अलग हो गए। अगर दुआओं के लिए होता तो दुआएं हक वाले भी कर रहे थे, मुनाफिक भी कर रहा होता। बाइफरगेट कर पाते? कौन दिल से कह रहा? नहीं, असल में मौका आने पर अब कौन कुर्बानी देता है, ये हक वाला। मुनाफिकिन सारे पीछे हट गए कि हमसे जंग नहीं लड़ी जाती। ये तो पूरा वाकया मूसा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सुनाया बनी इसराइल का। सिर्फ एट द एंड आ रहा हूं, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले को, कौम को बचाया फिरौन से और दरियाए नील पार कर आए। दरियाए नील पार करने के बाद जब वो कोहे तूर से 10 कमांडमेंट्स अहकामात लेकर आए, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक वक्त में ही सारी किताब दे दी थी। उसके बाद अल्लाह ने अहकामात दिए कि जाओ, ये सबसे किस्सा एंड में, कभी वक्त हुआ तो फिर डिटेल में सुनाऊंगा आपको। अल्लाह ने कहा अपनी कौम से कहें कि आप यहां से हिजरत करेंगे। अब क्या कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं। इससे पहले जरा बैकग्राउंड सुन लें, बात इफेक्टिव होगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह ने कहा कि ये 10 अहकामात हैं जिसमें नमाज, ज़कात और इबादत हैं, और अपनी कौम कह दो ये आपने करने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब नीचे आए तो देखा उनकी कौम बछड़े की पूजा कर रही है।
वो बछड़ा गया था, उनमें एक जादूगर था, उसका नाम सामरी था। तो उसने उस बछड़े में मैजिकली मट्टी फेंकी और बछड़ा बोलने लग गया। वो मट्टी कहां से आई? इसकी बैकग्राउंड में जब फिरौन डूब रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने जो रिश्ते बनाए थे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था, जब वो जमीन पे टच हुआ तो वो चमकी मिट्टी, उस बंदे ने वो मिट्टी उठाई और बछड़े फेंका, बछड़ा बोलने लग गया। अब कौम साहब भी गुमराह हो गई। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई खुदा खौफ करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी इतनी जान बचाई है, अब फिर इस बछड़े की तरफ लग पड़े हो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आए, उनको गुस्सा चढ़ गया कि भाई अभी इतना मौजा दिखाया, उससे पहले सांपों का, अजदहे का तुम लोगों ने मौजा देखा, तुम्हें समुद्र में 7 रिश्ते मिल गए, इसका तुमने मौजा देखा, फ्रौन उसका लश्कर डूब गया, ये मौजा तुमने देखा, और मैं अब इससे कुछ दिन के लिए गया हूं और तुम बछड़े पीछे लग गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का पारा हाई किस्म का लेवल हो गया। और उनका कोई मसला नहीं है, कौम तो अपनी है, क्या कह सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं, दिल ही उड़ सकता है। ठीक है जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने यह अहकामात दिए हैं। आगे से कौन कहती, अल्लाह तक माफ फरमाए, कौन कहती कि हमें क्या बता, अब अल्लाह से मुलाकात करके भी आए कि नहीं करके आए। ये सारे कुरान पाक की आयात में ये सारा मफहूम है, ये सारी कुरान पाक की तफसीर है। तो अब सोचे, जिस बंदे ने आपकी इतनी हेल्प की हो और ऊपर से कहीं पता नहीं आप अल्लाह से मुलाकात करके भी आए करके नहीं आए, हमें ऑब्जर्व करवाएं, हम भी मुशाहिदा करना चाहते हैं, क्या हो सकता है अपनी तरफ से हमें कह रहे हो, हमें भी अल्लाह से मुलाकात करवाएं, हम भी देखेंगे, फिर हम यकीन लेकर आएंगे। तो मूसा ने कहा ठीक है, 10 लोग उठाए, कोई दूर पर ले गए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहा कि या अल्लाह ये 10 लोग आपसे मुलाकात के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यहाँ पे गुस्सा आ गया। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, हमने कभी आपको ज़ियारत नहीं करवाई, और ये इस बात पर आपके साथ आए हैं कि हम अल्लाह को आंखों से देखेंगे तो यकीन करेंगे, जो पहले इतने मौजा देखे इस पर ईमान नहीं लाते ना लाइक, ये क्या यकीन है कि इसके बाद ही ईमान लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत नहायत गजबनाक हो गए और 10 के 10 को मौत दे दी, 10 के 10 ऑन द स्पॉट मर गए। जब 10 के 10 टेंशन में, वो तो गारंटर आए थे, उनके बगैर नीचे गया, कौम ने कहना वो तो गारंटर गए थे, आप दाई में कर रहे हैं उनको भी, तो बात समझ में नहीं आएगी हमें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 को 10 को दोबारा जिंदा किया। वो 10 के 10 दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सारा वाक़या होने के बाद अब लेवल चेक करें जरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का हुक्म है कि हम सारे यहाँ से हिजरत करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, एक जगह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई, वहां पे एक बादशाह होगा, आप लोग उससे जंग करोगे। ये सारा का सारा बैकग्राउंड है इंशाअल्लाह के ऊपर ही, ठीक है जी। तो आप उनसे जंग करेंगे, और जब आप उनसे जंग करेंगे, लेवल की बात, उस जंग में आपकी फतह होगी, और जब आप जंग जीतेंगे हम आपको एक, क्योंकि अब बनी इसराइल के पास उस वक्त कोई कबीला नहीं था, कोई जगह उनके पास नहीं थी, कोई उनके पास रहायशी इलाका नहीं था, कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। फरमाया जंग में फतह होगी, खाना मिलेगा आपको, आपको वहां पे रहाइश मिलेगी, आपकी पूरी आबादी वहां पे रह सकती है, हम आपको पूरा की पूरा एक मुल्क दे देंगे, वो मुल्क आपका ही होगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अपनी कौम से कहा तो उनकी कौम ने क्या जवाब दिया, जिस तरह आपके अल्लाह ने हमें पहले बचाया, फिर भी आपका अल्लाह ही बचा लेगा, वो सब कुछ कर सकता है, हम जंग नहीं लड़ सकते, हम जंग नहीं लड़ सकते। हमने देखा आपके अल्लाह ने हमें कैसे पानी से बचाया, तो आपका अल्लाह जंग लड़ ले, और आपका अल्लाह सब कुछ विधान सेट करके फिर हमें दावत दे दें, चल हम चल जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम को, अल्लाह ताला की माफ फरमाए, 40 साल तक, गालिबन 40 साल तक उस कौम को भटकाया। वो रोज, वो मैदान था एक, चारों तरफ पहाड़ थे, वो मैदान में थे, सुबह वो वहां से निकलते थे कि हम किसी और जगह जाएंगे, जब वो शाम को पहुंचते थे ना, वो वहीं पर ही आते थे जहां से स्टार्ट लिया। 40 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वहां पे भटकाया, 40 साल तक। और इसी ड्यूरेशन में मूसा अलैहिस्सलाम की वफात होगी, फिर नेक्स्ट नबी आए, फिर कौम ने तौबा की, फिर वो वहां गए, उससे इसमें जालूत और तालूत वाला वाक्य भी आता, फिर आगे निकल जाते हैं, और फिर वो जंग जीते। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह से काम बनता है, पर मेरे भाई मेहनत जरूरी है।
अच्छा जी, सिर्फ डेफिनेशन और assumptions के बाद इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। दो तरह, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का फर्क मैं बता देता हूं। मेरे ख्याल से मैं ही नियत कर लेता हूं, आज के बाद सारे सवालात भी मेरे, जवाबात भी मेरे, क्योंकि आपसे पूछ के मैं ही शर्मिंदा हो रहा होता हूं। सही है? हाँ, अच्छा जी, शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि हमारा एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट रह गया, ये डेफिनेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एक भी इनमें से फिक्स रह गया, एक भी फिक्स रह गया, मैं शॉर्ट रन पे। मैं लॉन्ग रन पे तब पहुंचूंगा जब मेरे सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरी कर चुके होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वेरी कर चुका। और ये बात मैं चैप्टर 2 में बता के आया था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है, इसके घर वाले ने रखा हो, और इसके घर वाले कौन है? इकोनॉमिस्ट है। और इसका तीसरा नाम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तीन नाम है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न। ये किस कॉन्सेप्ट के दो नाम है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता क्या? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है, अब मेरी बात से सुन लें, व्हेन वी अप्लाई वेरिएबल फैक्टर इनटू फिक्स फैक्टर, जब मैं वेरिएबल फैक्टर किसी फिक्स फैक्टर पे लगाऊंगा, मिसाल के तौर पर लेबर को मशीन पे लगाऊं, लेबर को लैंड पे लगाऊं, तो इनिशियली प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग। शुरू में क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। शुरू में क्या होगा? और बोले, प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली जो प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट में करते हैं और एवरेज प्रोडक्ट में करते हैं। इनिशियली प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग, व्हेन रीचेस टू अ मैक्सिमम, और जब हम एक मैक्सिमम हद तक पहुंच जाते हैं, देन प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा? जब हम इन दोनों को इंक्रीज करेंगे तो हम एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? मैक्सिमम। देखिए, हम अन्य बात तो प्रोडक्शन बढ़ाते नहीं जाएंगे ना, एक हद होगी। हमें 100 यूनिट बनाने हैं, 150 यूनिट बनाने हैं, 200 यूनिट बनाने हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग। तो शुरू में प्रोडक्शन ज्यादा, तो एमपी और एपी किस बला का नाम है ये कल बताऊंगा। एमपी एपी ज्यादा शुरू में। जब हम एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेंगे, देन प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखें, हर एक चीज की हद होती है, उस हद पर पहुंचने के बाद हम डिक्लाइन आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप K2 के पहाड़ी पे चढ़े हो तो शुरू में इंक्रीज होता रहेगा, व्हेन यू रीच एट द टॉप ऑफ द हिल देन डिक्लाइन। तो हमेशा मैक्सिमम के बाद डिक्लाइनिंग फेज आने वाला है। देन रीचेस टू अ मैक्सिमम, प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कब तक ये डिक्रीज होते रहेंगे? जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो ना हो जाए, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव ना हो जाए, ये तब तक डिक्रीज करते रहेंगे। खुलासा क्या? जब मैं लेबर लगाऊंगा मशीनों पर, लेबर लगाऊंगा लैंड पर, शुरू में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, फिर प्रोडक्शन मैक्सिमम तक पहुंचेगी, उसके प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बात समझ आ गई मेरी? जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एमपी और एपी ज्यादा होंगे, फिर ये मैक्सिमम तक एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेंगे, उसके बाद एमपीएपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये कब तक डिक्रीज होगा? जब तक एमपी जीरो के बाद नेगेटिव नहीं हो जाता। इसकी डिटेल आपको कल वाले लेक्चर में आला दर्जे में समझ आएगी। आप भी सिर्फ हमने एक ग्राउंड सेट किया। फिर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कुछ अजम्पशंस हैं जिनकी बेस के ऊपर ये लॉ हम रीड करेंगे। अजम्पशंस का तो पता ही है ना, ये वो चीजें होती हैं जिनको हमने अज्यूम करना होता है कि लॉ पढ़ते वक्त इन चीजों का होना जरूरी है, या तो कांस्टेंट हो या तो वेरी करे। नंबर 1 अजम्पशन क्या है? ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है शॉर्ट रन के लिए। अगर ये लॉ शॉर्ट रन का है, कह सकता हूं कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी होमोजीनियस। देखें, यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और यहां पे प्रोडक्शन कम हो रही है। ऐसा ना हो
कि जब प्रोडक्शन कम हो रही हो तो हम ये अज्यूम करें कि भाई प्रोडक्शन कम इस वजह से हो रही है क्योंकि आने वाली नेक्स्ट लेबर नकम्मी लेबर थी, जेन्युइन रीजन बन जाती है ना। हमने तो प्रोडक्शन ज्यादा ही करनी थी, ये प्रोडक्शन डिक्रीज इस वजह से हुई कि जो नेक्स्ट 5वीं के बाद जो छठी लेबर लगाई वो छठी लेबर स्किल्ड नहीं थी, उसको काम ही नहीं आता था, दैट्स वाई प्रोडक्शन कम हुई है। तो हम अज्यूम क्या करें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी होमोजीनियस, सारी कैपिटल सारी मशीनरी एक जैसी है, एफिशिएंट है, सारे के सारे लेबर इक्वली ट्रेंड हैं, इक्वली एजुकेटेड है, सारे सारे एक्सपर्ट है, समझ आ रही है। नेक्स्ट में पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर, जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हर एक पर्सन हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कंपैटिबल है। मिसाल के तौर पर अगर एक फार्मर है उसके लिए सूटेबल काम है कि वो एग्रीकल्चर में जाए, क्या हम एक फार्मर से गाड़ियां बनाने वाला काम ले सकते हैं? नहीं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कंपैटिबल नहीं है। बस समझ आ रही है। तो अगर एक पढ़ा लिखा बंदा है तो हम उससे उसके अकॉर्डिंग काम लेंगे, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर, हर एक फैक्टर कंपैटिबल होना चाहिए, मैच करना चाहिए। सेकंड लास्ट वन इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम, मैं जो प्रोडक्शन टेक्निक यूज कर रहा हूं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में मैं मेहनत कर रहा हूं लेबर से बीज डलवा रहा हूं, लेबर से हार्वेस्टिंग करवा रहा हूं, कल्टीवेशन सब कुछ लेबर से करवा रहा हूं, क्या लेबर के काम करने में और मशीनों से काम करने में इक्विवेलेंस आएगी? नहीं, मशीन से काम जरा जल्दी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, बगैर एरर के हो जाएगा। तो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो हम थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रखेंगे। तो इन अजम्पशंस के बाद कल ये जो बातें देख रहे हैं, एमपी का इंक्रीज, एमपी का डिक्रीज, एमपी का जीरो, एमपी का नेगेटिव, कल यही वाली बातें दोबारा बताऊंगा लेकिन टेबल बनाकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चीजों को रिवाइज लास्ट भी कीजिएगा। कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।